अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। सुबह खैर जनाब। हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियो आफियत से होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि आज के दौर में सबसे मुश्किल और अहम काम ही सुकून का हसूल है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं हमारे इर्द गिर्द हर बंदा किसी न किसी परेशानी का शिकार है। हमारे मुल्क में तो ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई बहरान जो है हर वक्त मौजूद रहता है हमारे सर पर, जो शहरियों को या हमें ज़हनी अजियत में मुब्तला करते रखता है। तो आटे और चीनी का बहरान अभी टला नहीं था कि आज से पेट्रोल बहरान शुरू हो चुका है। शहरी सारी रात पेट्रोल डलवाने के लिए लाइनों में लगे रहे हैं और अजीब सी एक कन्फ्यूजन का माहौल रहा है कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज मुल्क भर में हड़ताल रहेगी, लेकिन हुकूमत दावा कर रही है कि कोई हड़ताल नहीं रहेगी और लोगों को पेट्रोल फराहम किया जाएगा। ये हालात तो ऐसे नजर आ रहे हैं और ऐसे ही रहने वाले हैं और शायद आइंदा भी हमें इन्हीं हालातों के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन आपने जनाब हालात को अपनी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों की वजह नहीं बनने देना है, बल्कि मजबूत आसाब के साथ इन हालात का मुकाबला करना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। अपने रवैयों में जो ये तलखी बढ़ती जा रही है ना, इनको हमने कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये हालात आएंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा रवैया है ना वो अगर बरकरार रहेगा तो हमारी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। हम अपनी ज़िंदगी को खुद जो है वो कह ले कि जहन्नुम में भेजने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अपने साथ ये जो है ज़्यादती नहीं होने देनी है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और जिस तरह बात हो रही थी मौसम के हवाले से और स्मॉग की, तो हुकूमती बुलंदोबांग दावों के बावजूद भी स्मॉग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल दिखाई देता जा रहा है और स्मॉग में मुसलसल इजाफा भी होता जा रहा है। तो बागों का शहर गंदगी की अलामत बनता जा रहा है। लाहौर की फिजाओं में सांस लेना भी दोबर हो चुका है। हम बाहर निकलते हैं तो एक मुश्किल से ही समझ लें कि हमें सांस लेनी पड़ती है। तो स्मॉग की वजह से बीमारियों की जो शरह है उसमें भी कई गुना इजाफा हो चुका है। स्मॉग धुंध की एक जदीद शक्ल है जिसमें आपको धुआं भी मिलेगा, फसलों और कूड़ा करकट जलने से पैदा होने वाले ज़रात भी शामिल होते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से पैदा होने वाली गैसेस, मुज़रे सेहत गैस, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और बीमारियां फैलने वाले जरासीम भी इसमें शामिल होते हैं, जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ख़राब कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जिन लोगों को पहले से ही दमे और सांस की बीमारी है उनकी इस बीमारी में मजीद इजाफा भी हो सकता है। तो स्मॉग का खात्मा तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके मुज़र असरात से बचाव का जो वाहिद हल है वो एहतियात ही है। तो स्मॉग से हम कैसे बच सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें अपना लेनी चाहिए इस मौसम में, इसके हवाले से हमने बात करनी। हमारे साथ एक्सपर्ट मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अयूब मिर्जा है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अयूब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह। डॉक्टर अयूब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मौसम के हवाले से स्मॉग के जो बादल हैं वो गहरे से गहरे होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा और अभी से ही लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए, जिसमें ज़ुकाम है, खांसी है, बलगम है, सांस की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो हमें बताइए अमूमन इसकी वजह क्या होती है और हम इससे बचने के लिए जो अपनी डेली रूटीन है उसमें क्या क्या चेंजिंग्स लेकर आ सकते हैं ताकि हम इस बीमारियों से बच सकें। जी मेहरबानी, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का, आपको इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का। बात यह है कि पहले हमें देखना होगा कि स्मोक पड़ती क्यों है। ठीक है। ये टेम्परेचर चेंज आता है इस मौसम के अंदर और दिन और रात का जो ड्यूरेशन बदलता है उसकी वजह से होता ये है कि एक वार्म लेयर जो है ना, गर्म हवा की तह, वो ट्रैप हो जाती है बिटवीन टू कोल्ड लेयर। ठीक है। उसकी वजह से एक समझ लें अम्ब्रेला या छतरी बन जाती है हमारे एनवायरनमेंट के या हमारी फिजा की। वो जो छतरी बनती है गर्म हवा की, उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो एयर पोल्यूशन होती है, जो धुआं होता है और जो जहरीली गैसेस होती हैं वो फ़िज़ा में जाके ख़त्म हो जाती हैं। उससे हमारे फ़िज़ा के टेम्परेचर पे असर पड़ता है, फ़िज़ाई आलूदगी पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे जाती है तो उसकी वजह से वो हमें उस तरह मुतासर नहीं करती। लेकिन इसमें होता ही है कि जो एक अम्ब्रेला या एक लेयर बन जाती है उसकी वजह से जो पोल्यूशन है, जहरीली गैसेस हैं, वो इंतहाई निचली सतह पे रहती है। ठीक है। ठीक।
तो हम उन जहरीली गैसों को बराह रास्त अपनी सांस की नाली के अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है जब वो ऊपर एक लेयर बन गई या छतरी बन गई, उसकी वजह से जो सूरज की रोशनी की शुआएं हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो नीचे तक नहीं पहुंचती। उसकी वजह से होता यह है कि बहुत से जरासीम हैं जो कि उन अल्ट्रा वायलेट रेज से मर जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब वो चूंकि अल्ट्रा वायलेट रेज नीचे नहीं आती, तो उसकी वजह से जो है वो जरासीम नहीं मरते। जरासीम का जो ड्यूरेशन है, उनका सर्वाइवल है और उनकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत में इजाफा इंक्रीज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अब इसमें हमें मुख्तलिफ तरीकों से हम इससे मुतासिर होते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये समझ लें कि स्मोग इतनी जहरीली चीज़ है, इतनी जहरीली कि इससे कोई शख्स बच नहीं सकता। कोई कहना कि मैं अगर अंदर बंद हो गया हूँ, किसी कमरे के अंदर बंद हो गया हूँ, तब भी उसका बचना इससे मुश्किल है, नामुमकिन है। कम या ज़्यादा हर शख्स इससे मुतासिर होता है। बिल्कुल। और ये माशरे के हर फर्द को मुतासिर करता है। लेकिन इसमें यह है कुछ लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं, कुछ लोग कम मुतासिर होते हैं। अब इसमें यह है कि वो लोग जो बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर पे सुबह के वक्त और शाम के वक्त, उस वक्त जो है ना ये स्मोक बढ़ जाती है। अगर आप नोट करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा होता है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है, उससे रिएक्शन होता है, उससे कुछ गैसेस जो है ब्रेक डाउन हो जाती हैं और वो इतनी ख़तरनाक नहीं रहती। तो पहली तो एहतियात हमने ये करनी है कि सुबह के वक्त जो लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, वो मॉर्निंग वॉक से परहेज करें। ओके। ठीक है। और ना ही शाम के वक्त हम वॉक करें। अगर वॉक करनी है तो दिन के वक्त करें, दोपहर के वक्त करें, सुबह और शाम के वक्त वॉक करने से परहेज करें। ठीक है। दूसरा ये है कि एक वही हम मुसलसल 2 साल से एक पूरी कौम को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये एजुकेट कर रहे हैं, कौम को पढ़ा रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। वो मास्क का इस्तेमाल हमें बहुत सी जो है ना वो डायमेंशंस से वो जो है ना वो बचा लेता है। ठीक है। उसमें एक तो बचत ये होती है कि अगर कोई शख्स बीमार है, उसको क्योंकि इसमें स्मोक में फ्लू की बीमारी बढ़ जाती है। हाँ। और दूसरी सांस की बीमारियां जो फैलने वाली बढ़ जाती हैं, हत्ता कि कोरोना भी बढ़ जाता है इसमें। जब आप मास्क पहनेंगे तो दूसरों को बीमारी नहीं फैलाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर हमें किस तरह का मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हम सादा मास्क इस्तेमाल करें। ठीक है। देखें, वो वाला मसला N95 तो उसको रहने दे, भूल जाएं आप। ठीक है। ठीक है। अगर हर शख्स मास्क का इस्तेमाल करेगा या वो लोग जो बीमार है अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरों को बीमारी नहीं फैलाएंगे। कि दूसरों को बीमारी नहीं फैलेगी तो उसका फायदा ये होगा कि एक सोसाइटी के अंदर वबा नहीं फैलेगी। चंद लोग बीमार होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने वो जो भी उस बीमारी का वक्त है और जो इलाज है उसके मुताबिक बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी मास्क नहीं पहनेगा तो इसका बड़ा ख़तरनाक नतीजा निकलेगा। उससे पूरी वबा जो है ना सोसाइटी में फैल जाएगी। जैसा कि हमने पहले देखा, मुख्तलिफ वबा फैलती रही हैं। कोरोना जो है उसकी बिल्कुल ऐसे मतलब मास्क आपको एक तो कोरोना से भी बचाएगा, दूसरा बाकी जो बीमारियां हैं उनसे भी बचाएगा। एक इफेक्टिव तरीका है। दूसरा हमें बताइए, जैसे हम बात करते हैं जुकाम, खांसी, नज़ला ये बढ़ जाता है इस सीजन में, इसकी फिर क्या एहतियात है? क्या करना चाहिए? क्या हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ पर जो घर में टोटके वगैरह करते हैं, गरारे कर लिए, गर्म पानी पी लिया या बाकी चीज़ें हम लोगों ने खा ली, उसका इस्तेमाल करना चाहिए? किस तरफ जाना चाहिए? देखें, ये पहली बात आपने बड़ी अहम की कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे माशरे में रिवाज बन गया है। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं और लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इससे जो है ना वो इस अमल को तर्क करना है। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन जो होती है इसके अंदर एंटीबायोटिक का कोई किरदार नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से आपकी कुव्वत मदाफत मजीद कम हो जाती है और आपकी बीमारी बढ़ने का खर्चा होता है। ठीक है। तो लिहाजा इसमें एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल करें। बीमारी का एक ड्यूरेशन है, कम अज़ कम 4 दिन से 1 हफ्ते तक रहनी है। वो आपने सब्र के साथ और एहतियात के साथ गुजारना है। उसमें पैरास्टामोल का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे कावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है ना उसमें ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल से आपने
बचना है, इज्तनाब भी करना है। लेकिन इज्तनाब डॉक्टर करना के पास जब हम जाते हैं इस चीज़ को लेके या इस बीमारी को लेके, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं कि आपने इतनी दिन के लिए, इतने हफ्ते के लिए जो खानी है, ताकि आपकी बीमारी जल्दी खत्म हो जाए। उसमें सिर्फ मखसूस मरीज होते हैं जिनको एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। उसकी वो बजाय कौन से मखसूस मरीज होते हैं? वो डॉक्टर खुद डिसाइड करता है कि ठीक। इस मरीज को जो है ना, वो अब मेरा ख्याल है कि एंटीबायोटिक देने का फायदा क्या हो उनकी सकता है। कंडीशन ऑलरेडी वर्स्ट हो गई होती है, या उनका इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंड नहीं कर पा वो रहा होता है उसका इस वजह होता से? ही है। मैं अर्ज करता हूँ कि असल में कुछ ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं, या जिनको सांस की बीमारी है, या जो लोग जो है ना वो बाद ऐसे अमराज में मुब्तला होते हैं, गुर्दे फेल हैं उनके, या दिल की बहुत ज़्यादा बीमारी, उन लोगों को चाहिए फ्लू की वैक्सीन लगवाएं अक्टूबर के महीने। ठीक है। अगर वो फ्लू की वैक्सीन लगवाएंगे तो वो या तो फ्लू से महफूज रहेंगे, या अगर महफूज भी नहीं रहेंगे तो उनको जो फ्लू होगा उसकी हसासियत इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आम मरीज को। ठीक है। तो ऐसे मरीज को किसी किस्म की एंटीबायोटिक या किसी दवाई का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो खुद ब खुद ही इस बीमारी से 3-4 दिन में या हफ्ते में आराम से जो है ना वो बाहर निकल आएगा। क्योंकि इस स्मोक में सबसे ज़्यादा जो हमें मुतासिर करता है वो फ्लू है, और कम से कम 15-20 किस्म के वायरस ये जो है ना वो फ्लू करते हैं। लेकिन उसमें से जो खास अहम वायरस हैं जो कि हमें ज़्यादा मुतासिर कर सकते हैं या हमें नमूनिया कर सकते हैं फेफड़ों का, ये फ्लू की वैक्सीन उससे बचाती है। तो ये मैसेज है मेरा आवाम को कि वो लोग जिनके सांस की बीमारी है पहले से, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या वो मरीज़ जिनके गुर्दे फेल हैं, या जिनके ऐसी बीमारी लाहक है, कैंसर की बीमारी है, या वो कुछ ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेस करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करती है, बाद बीमारी में इस्तेमाल करना पड़ती है, वो लोग फ्लू की वैक्सीन लाजमी कराएं। एक ये ठीक है। ठीक है। अब होता ये है कि आपको जब वायरल इन्फेक्शन होती है, पहली बात ये होती है कि आपको जब स्मोक होती है, स्मोक में होती है जहरीली गैसेस। वो क्या करती हैं कि हमारे फेफड़ों में जाके बारीक बारीक बाल होते हैं, जो कि हमारा एक तरह समझ ले सफाई का निज़ाम है फेफड़ों का। ठीक है। वो उनको जला देते हैं। ओके। ये जो गैसेस और धुआं है, जब वो जला देती हैं सांस की नालियों को अंदर से, तो फिर जो है ना वो हमारा सफाई का निज़ाम मुतासर हो जाता है, और वायरसेस को, एक तो वायरसेस वैसे ही नहीं मर रहे, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ रही हैं, दूसरा जो हमारा सांस का सफाई का निज़ाम है वो खत्म, वो भी मुतासर हो गया। अब वो वायरस उसको खुली छिट्टी मिल गई। अब वो वायरसेस जाके हमारी सांस की नालियों को मुतासर करते हैं। जब वो सांस की नालियों को मुतासर करते हैं, उसके बाद में दूसरे बैक्टीरिया उस पर हमला करते हैं, और फिर जो है वो सांस की तकलीफ बढ़ भी जाती है और इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। और हमारा जो है वो जो रेशा निकलता है सांस की नालियों से, उसका रंग पीला हो जाता है। आमतौर पे अगर आपके सांस की नालियों से रेशे का रंग निकलने वाला पीला हो, ठीक है, तो फिर तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। वरना अगर वो सब्ज रंग का है तो ये भी इस बात की निशानी है कि आपको एलर्जी है, या अगर आपको निकालने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है तो ये भी एलर्जी या अस्थमा में होता है, तो उसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन खाने के बाद हम लोग बेहतर फील करते हैं, और हम लोग एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं करते जितने दिन का डॉक्टर ने कहा होता है, तो ये कोर्स पूरा करना कितना ज़रूरी है? जी, ये बहुत अहम है कि हम जो है जैसी बीमारी से ज़रा बेहतर होते हैं तो वो दवाई खाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी गलत आदत है। हमें कम से कम 5 से 7 दिन जो एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल करना चाहिए। ठीक है। वरना इससे क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस, मदाफत पैदा हो रही है। और इसमें यह भी है कि कुछ डॉक्टर्स भी इसमें कसूरवार हैं, कुछ अवाम भी कसूरवार हैं कि बहुत ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर लेते हैं जो कि कहना चाहिए कि इब्तिदा में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हल्की एंटीबायोटिक से गुजारा करना चाहिए, थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ भी ये ना कहे कि जी मैं एक दिन में आराम आ जाए, मुझे बस मैं सुबह जाऊं और शाम को ठीक हो जाऊं। और डॉक्टर को भी चाहिए कि वो मरीज़ को ये बात बताए, समझाए कि आपको कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में। एकदम हैवी एंटीबायोटिक या बहुत जल्दी ठीक होने की जो है उम्मीद वो अपने दिल से निकाले। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि इन सारी बीमारियों से बचने के लिए विटामिन सी का किरदार बहुत अहम है, तो हमें बताइए कि विटामिन सी फिर हमें किस फॉर्म में लेना चाहिए? क्या हम सप्लीमेंट्स खा लें या फ्रूट्स और वेजिटेबल की फॉर्म में हम खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ये एक नया सब्जेक्ट है, इसमें बड़े मसाइल हैं। अच्छा। कि विटामिन सी जो है ना हमें नेचुरल लेना चाहिए जो कि फ्रूट में होता है। ठीक है। लेकिन अब उसमें एक अजीब सा ये मसला पैदा हो गया है कि बहुत से फ्रूट ऐसे हैं कि जो कि अब बागात से कच्चे तोड़े जाते हैं,
और उनको सप्लाई किया जाता है फलों की मंडियों तक के रास्ते में ख़राब ना हो, और फिर उन्हें स्पेशल मसाला लगा के पकाया जाता है। तो ऐसे फ्रूट जो हैं वो बजाय विटामिन सी उसमें जो है वो फ़ायदा देने के नुकसान देता है। उनके ऊपर जो मसाला लगा होता है वो मसाला जो है ना वो जाके ख़ास तौर पे हमारी सांस की नालियों को और गले को मुतासिर करता है। तो मैं कहूँगा कि अंगूर का इस्तेमाल या जो मौसम होता है जिसमें ये आड़ू आते हैं, ख़ास तौर पे इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये मसाले का। ठीक है। तो ये तो उल्टा नुकसान देते हैं बजाय फ़ायदा देते हैं। लेकिन किन्नू है और मौसमी है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपने एहतियात ये करनी है कि सुबह या दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना है, सोते वक्त इस्तेमाल नहीं करना। अगर सोते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा विटामिन सी जो है ना आपके गले में इरिटेशन भी करता है, और जो हमारी उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है जिसे म्यूकोजा की लेयर कहते हैं उसको डैमेज कर देता है, और उससे फिर हमें गले में इन्फेक्शन हो जाती है। कहते हैं ना अक्सर रात को सोए सुबह उठे गला खराब महसूस होता है। और इसमें भी विटामिन सी में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा आवाम को भी कि बजाय जूस इस्तेमाल करने के डायरेक्ट फल इस्तेमाल होल फूड जो है वो इस्तेमाल करें। और ये जो है ना जो ड्रिंक्स होते हैं और उसके बाद में ये जो जूसेस होते हैं पैक जूसेस इनसे इज्तनाब ही करें। ठीक है जी। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और स्मॉग से फैलती हुई जो बीमारियाँ हैं उनकी रेशो बढ़ती जा रही है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमने अपनानी है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है जनाब, ताकि हम सेहतमंद रह सकें। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान की कुल आबादी के 51% यानी खवातीन की बात कर रही हूँ मैं। 21वीं सदी में भी खवातीन अपने हुकूक के लिए लड़ती हुई हमें दिखाई देती है। खवातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लातादाद कानून होने के बावजूद भी आज भी खवातीन को किसी न किसी तौर पर तशद्दुद और हरासगी का सामना करना पड़ता है। उनमें बेशतर खवातीन अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाती हैं। तेजाबगर्दी होती है, जिनसी हरासगी, घरेलू तशद्दुद, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, विरासत से महरूम कर दिया जाता है, जबरदस्ती शादी के वाकयात और जहेज जैसी रस्में जो है वो माशरे में एक बदनुमा रिवायत को जन्म देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया भर में हर 3 में से एक औरत या लड़की कभी ना कभी तशद्दुद का शिकार जरूर बनी है, जबकि पाकिस्तान में 80% खवातीन जिंदगी भर किसी न किसी किस्म के तशद्दुद का निशाना बनती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़े निस्वा बिल समेत कई कवानीन मंजूर हो चुके हैं, लेकिन उन कवानीन पर मुनासिब अमल दरामद ना होने के बायस आज भी खवातीन जो है वो ऐसे वाकयात का निशाना बनती ही जा रही हैं, रोज ब रोज बन रही हैं। खवातीन के हकूक के हवाले से कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं और उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा, डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह हम रिपोर्ट कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हैं, माहिर कानून है और समाजी कारकुन भी हैं। अमरीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं भी ठीक ठाक। अमरीन, आज खवातीन का आलमी दिन उन तशद्दुद के हवाले से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमें बताइए कि किस तरह के जो केसेस हैं आपके पास रिपोर्ट होते हैं और उनमें से बेशतर जो खवातीन हैं उनका ताल्लुक किस तबके से होता है, और क्या उन केसेस में कोई अमल दरामद आपको नज़र आ रहा होता है, मतलब कमी नज़र आ रही है उन केसेस में? को मुनीबा, जो जहाँ पे कमी की बात करते हैं तो नहीं, स्पेशली कोविड के बाद से पिछले, अगर आप अभी ये देखें भी कि कोविड के टाइम से आपकी जो डोमेस्टिक वायलेंस है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन जनरल है वो इंक्रीज हुई है। अच्छा। वर्ल्ड ओवर, स्पेशली पाकिस्तान में भी यही रिपोर्ट्स हैं कि भाई ये इंक्रीज हुई है। नाउ रेंज क्या है, किस किस्म की? अब वायलेंस जो है ये नहीं है कि फिजिकली मारा जाए तो ये एक वायलेंस के जुमरे में आएगा। वायलेंस का मतलब फिजिकल के अलावा मेंटल भी होता है और फाइनेंशियल भी होता है। सो उसमें फिर एक आपकी वास्ट काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज होती हैं। और जहाँ पे आप बात करती हैं कि मेरे पास किस किस्म के केसेस आते हैं, मेरे पास एक बहुत ही ऐसा अभी लास्ट ईयर आया था जहाँ पे साउथ अफ्रीकन लेडी थी एंड शी वाज मैरिड टू अ पाकिस्तानी मैन एंड वी हैड टू एक्चुअली
rescue her and her children and actually send her back. Okay. एक वो रेंज थी कि वो abduct थी, उनका instant अभी death threat थी उनको, मगर एक वो रेंज होती है और एक वो रेंज होती है कि बहुत ही elite क्लास जो हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उनकी सॉल्व करनी, तो हर किस्म का जो रेंज है वो आपको नज़र आता है। और हर डोमेस्टिक वायलेंस टू स्ट्रीट हरासमेंट टू आपका वर्क प्लेस हरासमेंट टू रेप थ्रेट्स टू डेथ थ्रेट्स, ये सारा कुछ जो है इसको हैंडल करना पड़ता है अंडर दिस एम्बिट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है। और अमरीन, आप एडवाइज़र भी हैं यूके पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के हवाले से, हमें बताइए वहाँ पर किस तरह के ख़वातीन के हवाले से कानून है और हमें उनसे क्या क्या सीखना चाहिए अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंग्लैंड या अमेरिका वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस या इस टाइप के नहीं होता, वहाँ पर भी होता है, वहाँ पे होता है। मुझे सिर्फ ये है कि हाँ, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बेहतर है, वहाँ पे जो एक कानून और जो इंसाफ का वो जो हक लेने का, अभी आपने आपने रिसेंटली देखा होगा सिंध में ये हुआ है, मलीर कोर्ट में एक औरत गई है खातून हक लेने के लिए और वहाँ पे उनको अटैक किया गया। जब आप अदालत में जाने से डरें, जब आप पुलिस के पास जाने से डरें, तो इसका यही मतलब है कि आपका जो निज़ाम है आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहा जो आपका एक आईनी हक है। ये चीज़ जो है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या किसी और भी मुल्क में जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर कमी है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन और वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वांटिंग टू गो देयर, एक उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। उसकी वजह से लोग 2 बार सोचते हैं, शायद 10 बार सोचते हैं कि इसको रिपोर्ट भी किया जाए। लेकिन रिपोर्ट जो किए जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को उनके हुकूक के बारे में अवेयरनेस भी है जितने उनके हकूक हैं या कवानीन में जो उनको दिए गए हैं? नहीं, कहीं पे भी मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं नज़र आता। ये जैसे कि आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये अभी शो हो रहा है, ये एक अवेयरनेस है कि जहाँ वहाँ पे एक औरत जो बैठी हुई है जिसको लगता है कि वो अब डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यूसली फॉर इंस्टेंस वो सफ़र कर रही है और उसको मना किया जा रहा है। और अगर आपके पास नूर मुकद्दम का भी एक केस है कि जहाँ पे आप एक कंटिन्यूसली आपको ये होता है कि हम बर्दाश्त करें और इवेंचुअली वो इतना एक्सट्रीम उसकी वो हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं, अवेयरनेस नहीं है, डोर टू डोर नहीं है, बाय स्कूल में नहीं है, सिर्फ औरतों को नहीं बताना, ये सिर्फ औरतों के लिए शो नहीं है, या आदमियों के लिए भी है, ये फादर्स के लिए है जो अपनी बेटियों को कहते हैं कि बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं अगर वो मार रहा है, बच्चों के लिए बर्दाश्त कर लो। ये उन भाइयों के लिए भी है और ये उन हस्बैंड्स के लिए भी है कि ठीक है, थिंग्स पहले बुरी थी मगर ये नहीं है कि बिल्कुल ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी चीज़ें बहुत आगे तक पहुंच रही हैं, हुकूमत भी इसके ऊपर काम कर रही है और इंशाल्लाह इसको जब ये इम्प्लीमेंटेशन पे आएगा तो डेफिनेटली इसमें सजाएं भी होंगी जो बहुत ही कंसर्निंग होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं या हरासमेंट करते हैं और उनको लगता है कि कोई उनसे पूछेगा उनको कुछ पूछेगा नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, अमल दरामद तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या इनकी तादाद में भी कमी नहीं हो रही जो डोमेस्टिक वायलेंस आ जाते हैं इनके केसेस में? उसकी क्या वजह ये है कि उन मर्दों को या उन जो लोग होते हैं उनको करार वाकई सज़ा नहीं मिल पा रही होती, इसलिए जो बिगाड़ है ये बढ़ता ही जा रहा है हमारे मुआशरे में? मुझे नहीं लगता ये। मुझे जो लगता है वो ये है कि पहले हमारा यही रेट होगा, हमें जो रिपोर्टिंग है वो हमारी ज़्यादा हो रही है। रिपोर्टिंग बिकॉज ऑफ द मीडिया टेकअप करता है। कोई डोमेस्टिक में सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस पे नहीं, मैं थोड़ा सा उस पर चाइल्ड मैरिजेस पे और जो लेबर क्लास जो बच्चियां हैं, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, बच्चियां जो काम करती हैं उनके ऊपर जब आप लोग रिपोर्ट करते हैं उससे भी काफ़ी एक रिपोर्टिंग में आपको नज़र आए इंक्रीज़, क्योंकि पीपल आर नाउ, उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम मीडिया के पास, सैडली मगर ऑल्सो इन अ गुड वे, मीडिया और सोशल मीडिया, पुलिस और शायद जुडिशरी को बहुत एक पुश दे रहा है कि वो एक्चुअली कोई प्रॉपर काम करे। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ससुराल की तरफ से भी जो केसेस हैं जो उनके ऊपर भी तशद्दुद किए जाते हैं लड़की के ऊपर, उसकी रेशो में कितना ज़्यादा जो है वो इजाफा होता जा रहा है? हम देखते हैं शोहर तो उनकी तरफ से तो तशद्दुद किया जाता है, लेकिन ससुराल की तरफ से जो केसेस आते हैं वो उनकी रेशो में क्या है? मुनीबा, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास जो एज अ फैमिली लॉयर केसेस आते हैं उसमें
बहुत ही शेमफुल लेवल का आप कह सकते हैं कि एक विंडिक्टिवनेस है इन लॉज की। सिर्फ अगेन मैं सिर्फ इन लॉज पे नहीं कहूँगी, मैंने दूसरी साइड से भी देखे हैं कि लड़की भी ऑपोजिट साइड पे करती है। अच्छा। मगर वो फिर सास भी तो एक औरत है इवेंचुअली, तो उसके खिलाफ भी होते हैं और वहाँ से भी आते हैं। और मैंने फादर इन लॉज को भी देखा है कि एक इंटायर गैंग आ जाती है टू कहते हैं ना कि अटैक द वुमन। मगर अगेन जैसे अगर कानून नहीं उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा और अगर अदालतें वेट करती हैं, और जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एज अ लॉयर आपको नज़र आता है वो यही होता है कि आप अदालत में अगर जा रहे हैं और अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रही तो वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है। कोई ले पर्सन जो ऑब्वियसली कानून नहीं जानता वो कुछ भी एक्ट करे, वो चलो समझ सकते हैं कि उसको कानून का नहीं पता। मगर जब आप अदालत में जाते हैं और आप अदालत में सारा कुछ बयान करते हैं और एविडेंस के थ्रू आप चीज़ें बताते हैं और उसमें डिले आता है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन अराइज होती है। बिकॉज वहाँ पे फिर आपको नज़र आता है कि शायद आपको इंसाफ मिले ही ना, शायद आपको वहीं पे रहना चाहिए था, शायद आपके बच्चे अब और वर्स सिचुएशन में चले गए हैं। आवाज ही नहीं उठानी चाहिए थे इस तशद्दुद के खिलाफ या इस वाक़े के खिलाफ। मुझे बताइए प्रोसीजर क्या होता है अगर डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से हम लोगों ने कोई रिपोर्ट करानी है, केस दर्ज कराना है, तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये भी हमारे देखने वालों को बता दें। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मैं इसको वेरी क्लियरली फिर भी बताऊं कि ये भी हो सकता है कि वो आपको पैसे ना दे रहा हो और आपको घर में बैठाया हो, आपको कैद करके रखा हो, आपको कोई भी खर्चा ना दे रहा हो, आपको मेंटली अब्यूज कर रहा हो, आपको थ्रेट कर रहा हो, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियली सपोर्ट ले रही हैं क्योंकि वो फॉर इंस्टेंस आपको कह रहा है कि तलाक आपको हो जाएगी अगर आप उसको पैसे ना। ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली वो आपको हाथ लगाए, बच्चों को भी किसी किस्म की थ्रेट हो वो भी आता है। अब पाकिस्तान में एज सच आपके पास वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट तो है, मगर मैं पंजाब की अगर सिर्फ बात करूं तो आपकी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं जिसमें आई थिंक मिस फातिमा हैं जो उनकी एक हेल्पलाइन है, आप उनको डायरेक्ट फ़ोन करके कंप्लेन कर सकती हैं। मेरा पर्सनल ये है कि आप शायद उधर डायरेक्ट लाइन पे फ़ोन कीजिए और वहाँ से हेल्प मांगें। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती तो फिर आप लोकल जो भी आपका मुतल्लिका थाना है आप वहाँ पे जाके आप वहाँ पे फाइल कर सकती हैं अपनी रिपोर्ट जो है, ठीक है। या आप किसी वकील के पास जा सकती हैं और अपने वकील के थ्रू आप इसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके इसको कंटेस्ट कर सकते हैं। और कितनी देर में जो ये फैसला आ जाता है या इसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है? डिपेंडिंग ऑन द जज, आई विल जस्ट से दैट, बिकॉज जज अगर चाहें तो जो रिस्पेक्टिव जज हैं तो वो कहा तो उनको कहा गया है कि बड़ी ही छोटे टाइम पे करें, मगर क्योंकि दूसरी पार्टी को बुलाना होता है और सारा कुछ ये चीज़ें इसमें होती हैं और फिर FIR जो काटनी है, इसमें सबसे ज़्यादा इशू यही है कि जो पुलिस है वो थोड़ा हेसिटेंट होती है जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। पुलिस के लिए ये गुड इनफ केस नहीं बनता, ये एक स्ट्रॉन्ग इनफ केस नहीं है अगर वो कह रही है कि उसने मुझे थ्रेट किया है या मेरे बच्चों को थ्रेट किया। सो FIR काटने के लिए सबसे पहले ज़रूरत ये है कि आप अपनी जो पुलिस है उनको ट्रेन करें, उनको जेंडर जो बेस्ड वायलेंस और जेंडर सेंसिटिविटी के जो चीज़ें हैं उनको ट्रेन करें। तो फिर आपकी जब वंस FIR आपकी कट जाती है फिर आगे जाके आपका अदालत का जो प्रोसीजर है वो आसान होता है। मगर अगर वो ही नहीं कटेगी तो फिर उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। एंड दैट इज़ वाई आई से कि आप डायरेक्ट जो है हेल्पलाइन है वहाँ पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं या आप किसी वकील को फ़ोन कीजिए जो आपकी एक्चुअली असिस्टेंस कर सके कि आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। मतलब वो आपको बताएगा, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए आगे और किस वे में जाना चाहिए। हमें अमदीन कुरैशी ने ज्वाइन किया था, बैरिस्टर हैं, माहिर कानून हैं और समाजी कारकुन भी। अमदीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और आज के दिन के हवाले से आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। और जिस तरह हम बता रहे थे जनाब, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का ये आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जो बिगाड़ है जो माशरे में पैदा होता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, इसको कम किया जाए, जिसमें दोनों तरफ से जो है अपनी अपनी कोशिशें हम लोगों ने जारी रखनी है। वो कोई मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि ख़वातीन को या मर्दों को ही सिर्फ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ को एक पेज पर आने की कोशिश करनी चाहिए। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, हम वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम जिक्र करते हैं लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का, जो कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसते लाहौरियों को अब पानी का भी महंगा मिलने जा रहा है। लाहौर समेत सूबे के 5 शहरों के पानी के टैरिफ में 110% इजाफे का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। महकमा हाउसिंग वासा के टैरिफ में तब्दीली की जो मंजूरी है पंजाब काबीना से लेगी और जिसके बाद वासा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में पानी के नर्ख बढ़ेंगे और पंजाब काबीना कमेटी 2 मरतबा टैरिफ बढ़ाने की जो वासा की डिमांड है उसको मुस्तरद कर चुकी है, जबकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी वासा के बिजनेस प्लान की मंजूरी दे चुकी है। तो रेवेन्यू में इजाफे के लिए वासा की टैंकियों पर इश्तिहारी मुहिम भी चलाने की तैयारी की जा रही है। तो ऑलरेडी महंगाई के तूफान की जद में आवाम पर जो पानी का बम है वो क्यों गिराया जा रहा है, पानी की कीमत में इजाफा कब और कैसे किया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हैं वासा के शेख इम्तियाज महमूद साहब हैं और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैनुल आबदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और सर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे वासा के हवाले से कि पानी का 110% इजाफा करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? लोग तो इधर शिकायत कर रहे हैं कि उनको बदबूदार पानी और मुजरे सेहत पानी मिल रहा है, तो एक मेरे ख्याल से पानी ही रह गया था जो महंगा नहीं हो रहा था, आप लोग वो भी महंगा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुबह सुबह कोई अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए थी, आपने पहले ही लोगों को डराना शुरू कर दिया सुबह सुबह। आप अच्छी बात करते हैं, कह दें कि नहीं बढ़ा रहे, नहीं बढ़ा रहे, एग्जैक्टली। हाँ, मेरी तो कोशिश है ना ही बढ़ाएं। अच्छा। मैं तो आवाम के साथ हूँ कि नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हमने मेयार देना है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोगों के साथ प्रॉमिस कर लें कि हम ड्रिंकिंग वाटर आपकी टैप में देंगे जी, तो फिर तो चलो लोग भी खुश होके बढ़ा देंगे पैसे। अभी रेवेन्यू में बड़ा स्कोप मौजूद है वासा लाहौर में और हमने उसको फोकस किया हुआ है। अगर हम 25 करोड़ से 75 करोड़ रुपया लेके जा सकते हैं तो अभी बहुत सारा इसमें मेरा ख्याल है कि लीगल कनेक्शंस मौजूद हैं। हम एक नई एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, जिसमें से हम रेगुलर, इरेगुलर कनेक्शन और इलीगल कनेक्शन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके इंशाल्लाह जो है, मेरा ख्याल अगर रेवेन्यू ना भी बढ़े तो हम वासा लाहौर को जून तक जो है वो ब्रेक इवन तो कर ही देंगे। ब्रेक इवन तो हमने पहले ही कर दिया था, लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से हमारा टैरिफ जो एक बिजली का चेंज हुआ उसकी वजह से है। वैसे पानी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और हम लाहौर वाले, आई एम सॉरी टू से, उसको ज़ाया भी बहुत करते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो हम मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हल है कि ताकि आप इस्तेमाल ही इतना करें। मेरे ख्याल से अगर मीटर लग जाते हैं तो पानी महंगा होने की बजाय जो लोग उसको सही तरह एक नेमत समझ के इस्तेमाल करेंगे उनके लिए पानी सस्ता होगा। अच्छा, लेकिन मेयारी भी होगा, ये भी वादा करते हैं कि नहीं करते? जी, ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं, अगर मेयारी पानी ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा इतने पैसे देने आपकी का? बात बिल्कुल सही है कि मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेयार जो है वो होना चाहिए। पुरानी गवर्नमेंट में आपने देखा कि जगह जगह वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए और फिल्ट्रेशन प्लांट भी कहाँ लगाए गए? ये ट्यूबवेल है और जिसका टेस्ट हम अपनी लैब से करा लें या फॉरेन लैब से करा लें, वो इतना ज़बरदस्त पानी है, मिनरल वाटर से भी बेहतर पानी वो, तो वहीं पे हमने फ़िल्टर लगा दिया। तो ये एक सियासी, हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह के कोई काम नहीं किए। हमने अभी तक जितने भी काम किए कोशिश ये की है कि जो पानी है वो टैप वाटर जो है वो ड्रिंकेबल वाटर हो जाए, और काफ़ी इलाकों में हम कर भी चुके हुए हैं। हमने पानी जो है अब अपने एसडीओ हज़रात को कहा है कि वहाँ जहाँ जहाँ पे लीकेज है, जहाँ जहाँ पे वाटर की कंटेमिनेशन होती है, इसको डिटेक्ट करें और फिर वो जो पुराने हम खेलते खेलते वो किसी भी टूटी से पानी पी लेते थे गिलास के बगैर, वो वाला एक कल्चर जो है उसको बहाल करना है इंशाल्लाह। अब ये हमारा एक टारगेट है कि लेकिन अंदर की कहानी तो हमें ज़ैन आप ही बता सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है, क्या लोग क्या कहते हैं, इस जो फैसला इन लोगों ने किया है, क्या उनका क्या मौक़िफ़ है? शेख साहब की बातें सुनने के बाद तो ऐसे लगता है कि वाह, बहुत बाहर पुरअमन है, लोगों को बड़ा अच्छा पानी मिल रहा है, लोग पानी पी के सेहत याब हो रहे हैं, कुछ इस तरह की शेख साहब की बातें सुन के फीलिंग आती है।
ये बड़ी प्यारी बात अभी उन्होंने की कि मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ, रेवेन्यू जनरेशन के और भी ज़राए हो सकते हैं। तो बात ये है कि अगर आप ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हैं तो आज आप तीसरी दफ़ा काबीना में क्यों लेके गए हैं? फिर तो आपको ये वर्किंग पेपर काबीना में पेश ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपको इकदाम करने चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले काबीना में 2 दफ़ा ये प्रेजेंट होने से पहले आपकी अपनी गवर्निंग बॉडी में ये केस जा चुका है और हर दफ़ा गवर्निंग बॉडी ने इसके ऊपर एतराज़ लगा के फिर इसको वापस भेज दिया है। तो ऐसी क्या आपने एस्टीमेट लगाया है कि आप कितना का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे लोगों की जेबों के ऊपर ये बोझ डाल के? यानी अगर एक घर है वो 3 या 5 मरले का घर है, उससे आप 300 रुपया चार्ज कर रहे हैं उसके वाटर टैरिफ में, तो 5 साल में आप उसका बिल 600 रुपया ले जाएंगे, आपको कितना फ़ायदा होगा? तो इसकी निस्बत आप जो इलीगल कनेक्शंस हैं उनको पकड़ें। एग्जैक्टली, हाँ। जो जो आपकी ये वाटर रेजरवायर हैं इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करें। इसके अलावा रिसेंट एक इन्होंने और इनोवेशन लेके आए थे कि सीवरेज के जो मैन होल्स के ढक्कन है उनको इश्तिहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बड़े रेवेन्यू जनरेशन के ज़राए हो सकते हैं। हुकूमत है वो बिजली गैस महंगी की जा रही है, अब आप पानी महंगा कर देंगे तो रही सही कसर तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये वैसे भी अवाम, शेख साहब, आपकी हुकूमत से एक चीज़ है जो आपने बड़ी परफेक्ट की है और आपसे एक्सपेक्ट भी करती है फ्यूचर में, वो है महंगाई। तो पानी भी महंगा कर देंगे तो आप हमें अब पीने से भी महरूम करेंगे। तो खुदारा खाने के तो लाले पहले ही पड़े हुए हैं, पीने के भी पड़ जाएंगे। इस दफा तो काबीना ने इसके ऊपर एतराज लगा के वापस भेज दिया। आपका जो बाकी को 1.5 साल का इक़्तिदार रह गया उस इक़्तिदार में ऐसा ना कीजिएगा। अदरवाइज जो आप सोच रहे हैं कि लाहौर शहर में या बाकी पंजाब में आपको 2023 के इलेक्शन में वोट मिल जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले के बाद लोग आपको कोई अच्छी निगाह से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट जमात है, वो वोटों के लिए काम नहीं करती। पहली बात ये फैसले मुश्किल किए हैं, आपने देखा है गवर्नमेंट मुश्किल से मुश्किल फैसले कर रही है। अगर हमें सिर्फ वोटों के लिए काम करना होता तो हम भी जो है बैरूनी मुल्क के कर्जे जो है वो लेते रहते और कुछ अपने बैंकों में ट्रांसफर करते रहते। पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, पानी पे आ बाकी जाए, पानी पे आ जाए भी तो चीजें हो सकती थी। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये स्टैब्लिश कर दिया यहाँ कि पानी महंगा हो गया। अभी पानी महंगा नहीं हुआ, ठीक है, जब होगा तब ये डिबेट बनती है, ठीक है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं क्यों महंगा कर रहे हैं? क्या इसके अलावा और कोई आप लोगों के पास रास्ते नहीं है? हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो रेवेन्यू था वो 25 करोड़ रुपया पर मंथ था, वो जिसको हम 75 करोड़ पे लेके गए हैं। ये रास्ते ही थे, बगैर हमने टैरिफ इंक्रीज किए वो किए हैं। कई लोगों का ख्याल है जो वासा दूसरे हैं वो उस तरह वो उसके रेवेन्यू को नहीं मैच कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर में तो अब अभी तक हमारी गवर्निंग बॉडी में जब भी गया है, ये जैन शेख साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं और मैंने उसकी मुखालफत यही किया। और अभी ये गवर्निंग बॉडी में जाना है और उस पर डिबेट होनी है और उसके बाद कैबिनेट में जाना है। तो ये बात अभी बड़ी लंबी है कि ये पानी महंगा होगा। अब मैं एक बात ज़रूर कह रहा हूँ कि पानी के इस्तेमाल को कम करना है, वाटर मीटरिंग करनी है हमने। वाटर मीटरिंग हम जब कर देंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जिस तरह बिजली आप जितनी इस्तेमाल करेंगे उतना वो। तो ये वाटर मीटर के हवाले से अगर जिस भी कंपनी को ठेका दिया जाएगा तो उनको कितनी डेडलाइन दी जाएगी कि इतनी ड्यूरेशन में आप लोगों ने काम जो है वो मुकम्मल करना है? 2 साल में उन्होंने सप्लीमेंट्री सवाल मेरा ऐड जी 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 जरूर। तो आपने 3 सालों में वाटर मीटर पे किया क्या? एग्जैक्टली, काम तो बातें तो ये शुरू से कर रहे थे। जैसे ही शेख साहब दौरे इक़्तिदार इनका आया, इन्होंने कहा वाटर मीटर्स लगा देंगे, तो शेख साहब कहाँ पे लगाए वो वाटर मीटर्स? वो दिखा देना। बात ये आपकी बिल्कुल सही है कि हर काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है ना। एक महकमा हमें इस हालत में मिला वेंटिलेटर पे, तो सिर्फ ये आप इसी चीज़ की आपने दिल पे हाथ रख के दे देंगे ये वेंटिलेटर से अब एक अच्छी स्टेज पे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है कि नहीं। अब चुटकी बजा के सारे काम नहीं होते, ये आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये हमने काम उसी वक्त शुरू कर दिया था। पहले मीटरों के स्कैंडल आते रहे कि जी मीटर इस तरह के बनाए जाए कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को जो है वो ठेका मिल जाए, इस तरह की वो चीज़ें, उसकी स्पेसिफिकेशन बना देनी, वो कितने डिग्री पे हो, इस तरह की चीज़ें हमने मेक श्योर किया कि इस तरह का हम एक सिस्टम लेके आए
जिसमें इस तरह की कोई कम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है। तो इसके मुतल्लक कमेटी उसी वक्त बना दी थी जिसमें तमाम एमडीज़ जो थे वो शामिल थे, और उन्होंने प्रॉपरली एक जो है मीटर की स्पेसिफिकेशन तैयार की, जिसमें इंश्योर किया गया कि वो किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के लिए ना बनाया जाए, किसी स्पेसिफिक ठेकेदार के लिए ना बनाया जाए, और जिसमें करप्शन ना हो। वो फिर मीटर की स्पेसिफिकेशन एक आ गई। फिर वो लग उसके बाद जो आया शेख साहब, फिर वो लग गया मीटर। अब मुझे पूरा जवाब तो देने शेख साहब। जी। अब दूसरा स्टेप आया कि जी ये इतना बड़ा खर्चा जो है वो किस तरह किया जाए। ठीक है। उसको फिर हमने पीपीपी मोड पे लेके गए कि प्राइवेट पार्टनरशिप किसी से की जाए, और उसको जो है क्योंकि इवेंचुअली वो हमने चार्ज तो कंज्यूमर से करना होता है मीटर का, जैसे कि सारे करते हैं, सुई गैस करती है वो, बिजली करती तो है, हम उन पे एक बोझ नहीं डालना चाहते थे। अच्छा। तो हमने जो है उसको पीपीपी मोड पे जाके एक पूरा, क्योंकि वो भी एक नई एक चीज़ थी, उस पर फिर काम हुआ, उस पर फिर सारी वर्किंग हुई, उसके कानून साजी हुई। अब जो है उसका टेंडर हो गया है, और टेंडर भी वो है एक कंसोर्शियम है, फॉरेन कंपनी उन्होंने ले लिया है। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला ये फाइनल मराहल में आ गया कि हम इसको इंस्टॉल करें, और फिर एक बार कितना हमने टाइम और लगेगा एक बार और मेक श्योर करनी थी इसका हमने, जवाब ठीक है ना, एक बात और मेक श्योर करनी थी जी कि बड़ा आसान है कि आप मीटर इंपोर्ट करें और लगा दें। हमारी ये कोशिश है कि हमारा ज़र मुबादला बाहर भी ना जाए, और जो मीटर की इंडस्ट्री है वो यहाँ पे लगे। अच्छा। तो अब मीटर की इंडस्ट्री वो यहाँ पे लेके आएंगे, मीटर बनने शुरू होंगे, और स्टेप बाय स्टेप, और ये आवाम को 1.5 साल रह गया है आप आवाम लोगों के को- पास, कितना टाइम लगेगा हमें सिर्फ ये बता दें। मेरा ख्याल है कि इसी डेडलाइन कब तक की है? नेक्स्ट ईयर के शुरू या कहने के मार्च अप्रैल से ये मीटर इंशाल्लाह लगने शुरू। जैन, लास्ट मिनट चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या कमेंट देंगे इसके ऊपर, तमाम तर जितनी भी हम लोगों ने गुफ्तगू की है? मेरी जाती राय है मुनीबा इसमें कि लोगों के ऊपर ये पानी का बम बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए, जो टैरिफ है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। वासा को अपनी क्वालिटी बेहतर करने की ज़रूरत है, साफ पानी की फराहमी के लिए, और जो सीवरेज के गटर उबल रहे हैं उनके निकास के लिए, और जो इस वक्त लोग तामीराती कामों में, इस वक्त शहर को सारा उखाड़ा हुआ वासा ने, अगर वो तामीराती मटेरियल को चेक कर लिया जाएगा तो आइंदा 50 साल के लिए हम महफूज हो जाएंगे, हमें साफ पानी भी मिलेगा, निकासी आप भी बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर मेरे शेख ख्याल से साहब और काम हम करने की जो है बहुत वो ज्यादा मिलके चेक करेंगे, और हम गवर्नमेंट जरूर। हम अपनी पब्लिक को भी एजुकेट कर देंगे एग्जैक्टली। कि पब्लिक खुद एक इंस्पेक्टर बन जाएगी इंशाल्लाह। शेख इम्तियाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन हैं नेवासा के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। जैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रही थी अरूज आफ्ताब के हवाले से कि उनको क्रीमी अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया है, और यंग आर्टिस्ट हैं, अमेरिका में है, और उनको क्रीमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। मुझे अब आपने इजाज़त देनी है।